गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान के पाठ 10, हमारा पाठ 10 है फसल उत्पादन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। आप पाठ को पढ़ लीजिए, उसके बाद इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। आज की इस क्लास में हम भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 26 तक करेंगे। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से देखने के बाद इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी उतारना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो भारत की जो है 70% आबादी ऐसी है जो कृषि पर निर्भर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद अगला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं? तो फसल से हमारा मतलब है किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों को फसल कहते हैं। एक ही प्रकार के जो उपयोगी पौधे कहीं पर उगाए जाते हैं उनको हम फसल कहेंगे। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ से हमारा मतलब है जो जून में बोई जाती है। जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। जून में उगाई जाएंगी और अक्टूबर में ये कट जाएंगी। कुछ खरीफ फसलों के नाम बताओ। जैसे मक्का, अब आपकी मक्का बोई जाएगी और फिर वो अक्टूबर तक कट जाएगी। इसी तरह चावल और मूंगफली, ये आपकी खरीफ की फसल है। उसके बाद रबी की फसल किसे कहते हैं? रबी की फसल आपकी नवंबर में बोई जाती है। नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। और कुछ रबी की फसल के नाम बताओ। जैसे गेहूं, चना, सरसों, आलू, ये हमारी रबी की फसल होंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, जायद की फसल किसे कहते हैं? तो जो जायद की फसल होती है वो मार्च से जून माह तक बोई जाती है, इसको जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसलों के नाम क्या क्या होंगे? अगला प्रश्न है, कुछ जायद फसलों के नाम बताइए। तो जायद की जो फसल होंगी, मूंग होंगी, उड़द होगी, ये आपकी जायद की फसलों में आएगी। उसके बाद बलुई मिट्टी किसे कहते हैं? यानी मिट्टी भी हमारी कई तरह की होती है। तो मिट्टी आपकी जो बलुई मिट्टी होती है वो कैसी होती है? जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक है, क्योंकि इसका नाम ही बलुई है। तो बलुई से मतलब जिस मिट्टी में बालू ज़्यादा हो, तो उस मिट्टी को बलुई मिट्टी कहते हैं। अब बात करते हैं चिकनी मिट्टी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम हो और मिट्टी के कण छोटे छोटे हों, ऐसी मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? अब दोमट मिट्टी क्या होगी? बलुई और चिकनी मिट्टी, अगर आप बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी को एक जगह मिला लें तो ऐसी मिट्टी जो बन जाएगी वो हमारी दोमट मिट्टी कहलाएगी। तो इसका उत्तर होगा बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण दोमट मिट्टी कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बलुई मिट्टी किन किन फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त होती है? तो बलुई मिट्टी जो होती है उसमें आप तरबूज उगा सकते हैं, खरबूजा उगा सकते हैं, मक्का, बाजरा आदि इसमें आप उगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, चिकनी मिट्टी किन किन फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त होती है? तो चिकनी मिट्टी यानी कि अगर हम धान उगाना चाहते हैं, कपास उगाना चाहते हैं, तो इन सब को उगाने के लिए चिकनी मिट्टी की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दोमट मिट्टी में कौन कौन सी फसलों को बोया जाता है? तो जो दोमट मिट्टी होती है उसमें गेहूं बोई जा सकती है, चना बोया जा सकता है, मटर बोए जा सकते हैं, टमाटर बोए जा सकते हैं। तो ये सब आप दोमट मिट्टी में बो सकते हैं। उसके बाद बुआई किसे कहते हैं? तो बुआई से हमारा मतलब क्या है? इसका उत्तर इसके सामने दिया हुआ है, लेकिन आपको उत्तर नीचे लिखना है अपनी कॉपी में। खेतों की मिट्टी तैयार करना, सबसे पहले जब आप बुआई करेंगे तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में डालना बुआई कहलाता है। यानी अगर आपको बुआई करनी है तो उसमें सबसे पहले आपको खेतों को तैयार करना हो, खेत को जोतना होगा। उसके बाद आपको बीज लाना पड़ेगा ढूंढ के, कौन सा बीज हम बोना चाहते हैं और उसे मिट्टी में डालेंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहेंगे बुआई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोया जाता है धान।
और इसके साथ साथ गन्ना भी बोया जाता है, लेकिन धान ज़्यादा बोया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पौधे जल व खनिज लवण कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे जो होते हैं उन्हें जल भी चाहिए और खनिज लवण भी, तो कहाँ से मिलेगा उन्हें? वो सब उन्हें मिट्टी से मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पौधों के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ये आपके 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले मुख्य पोषक तत्व, उसके बाद गौण पोषक तत्व और उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व। तो 3 तरह के आपके पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताओ। जो मुख्य होते हैं, सबसे ज़्यादा पौधों को जरूरत पड़ती है, वे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है पौधों को, तो इनको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। अब बात करते हैं पौधों के कुछ गौण पोषक तत्वों के नाम बताओ। गौण से मतलब जिन्हें कम जरूरत पड़ती है। तो जो गौण पोषक तत्व होते हैं उन्हें में कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये पौधे के गौण पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पौधों के कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो पौधों के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उन्हें लोहा कहेंगे, तांबा कहेंगे, जिंक कहेंगे। जो बहुत कम छोटी मात्रा में पौधों के अंदर होते हैं उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे, और लोहा, तांबा और जिंक पौधों में बहुत कम पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, फसल चक्रण किसे कहते हैं? फसल चक्रण का मतलब, भाई हमने एक फसल बोई, उसके बाद दूसरी फसल लगा दी। उससे क्या होता है, जब एक फसल बोते हैं तो उस फसल के जो गुण हैं वो दूसरी फसल में आते हैं, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो इस प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। तो फसल चक्र की परिभाषा क्या होगी? एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाने की प्रथा, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे, फसल चक्रण कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, खाद किसे कहते हैं? अब पौधों और जानवरों के जो अपशिष्ट होते हैं, यानी उनके वेस्ट होते हैं, जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे, पत्तियां तथा अन्य विशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण को खाद कहते हैं। इन सब चीज से जो प्राप्त होती है उसको हम खाद कहेंगे। अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक किसे कहते हैं? तो रासायनिक उर्वरक ऐसे लवण तथा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि उपस्थित होते हैं, तो उन्हें रासायनिक उर्वरक कहेंगे। और हमारा लास्ट प्रश्न है, किन फसलों को नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती? ऐसी भी फसल होती है जिनमें नाइट्रोजन की हमें जरूरत नहीं होती, तो ऐसी फसल होती है दलहनी फसल, दालें जो होती हैं उनमें हमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हमने 26 प्रश्न लिए। अगली क्लास में इससे आगे के हम प्रश्न लेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।